आज की क्लास में हम लीज के कंसेप्ट को कवर करते हैं। ठीक है, लीज का कंसेप्ट में सिर्फ आपके लिए एक ओवरव्यू के लिए टाइप में आपको स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, है ना। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ लीज। लीज क्या होता है? अ लीज इज एन एग्रीमेंट। ऑब्वियसली लीज क्या है? एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना, कि वेयर बाय अ लेसर कन्वेज टू द लीसी इन रिटर्न फॉर रेंट। क्योंकि लेसर को क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। ठीक है, द राइट टू यूज एन एसेट, यानी कि लेसर कह रहा है कि आप मेरे इस एसेट्स को यूज कर सकते हो इस सर्टेन पीरियड के लिए या फिर इस एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। प्लीज ध्यान दीजिए, लीज पे आपको लीज पे दे देना, कि जैसे आप यहाँ पे आप एज अ रेंट के तौर पे भी बोलते हो, ठीक है ना। कि जैसे आपने ये जो मेरी एक मशीन है, हम यहाँ पे मशीन की बात कर रही हूँ मैं, तो मशीन है, ठीक है, उस मशीन को मैंने आपको कहा कि आप उस मशीन को, ठीक है, 2 साल के लिए लीज पे ले लीजिए और इस मशीन का मैं पर मंथ या फिर ईयरली या 6 मंथली क्वार्टरली में इतना इसका रेंट चार्ज करूंगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ लीज। अ लीज इज एन एग्रीमेंट। तो लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है वेयर बाय लेसर कन्वेज टू द लेसी, जहां पे लेसर लेजी को कन्वे करता है। ठीक है, क्या कन्वे करता है? वेयर बाय द लेसर कन्वेज टू द लेसी द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, कि एक एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, एसेट को यूज करने का जो अधिकार है, द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एसेट को जो हम यूज कर सकते हैं, एसेट को जो यूज करने का जो अधिकार है, ठीक है, उसे हम लीज कहते हैं। नाउ द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फर्म, क्योंकि देखो अब एक सिंपल से है भाई, मैं मतलब कि मेरी फर्म है लेकिन मेरे पास अभी मशीन जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, विद द एडवांसमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी अपडेटेड वन मशीनरी जो है वो कि मार्केट्स में अवेलेबल है, लेकिन बट आई डोंट हैव इनफ फाइनेंस विद मी कि सो दैट आई कैन चेज दैट मशीनरी, सो आई गो फॉर द लीज ऑप्शन। ठीक है, तो मैं फिर लीज ऑप्शन को कैसे चूज कर सकती हूँ? इस लीज ऑप्शन में क्या है? अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फर्म। एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है कि जो कि दैट प्रोवाइड्स अ फर्म, जो कि फर्म को प्रोवाइड करता है क्या? with an advantages with an advantage of using an asset, कि मैं उस एसेट को यूज कर सकती हूँ, तो उस एसेट को यूज करने के एडवांटेज के साथ विदाउट ओइंग, ठीक है, ऑनिंग इट, यानी कि उस एसेट्स को बिना लिए गए, तो उस एसेट्स को बिना ऑन किए गए मैं उस एसेट्स को यूज कर सकती हूँ, तो मे बी टर्म्ड एज लीजिंग। तो हम उसे क्या, हम उसे लीजिंग कहते हैं। तो ए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ठीक है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फर्म, तो ए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फर्म विद एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एसेट, तो विदाउट ऑनिंग इट मे बी टर्म्ड एज अ लीजिंग। तो हम उसे क्या, हम उसे लीजिंग टर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिर उसमें कौन कौन अवेलेबल होगा। ठीक है ना, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीज व्हेन वी गो फॉर अ लीज। ठीक है, हमें कौन कौन से कंसेप्ट या कौन कौन से पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द लीज। ठीक है, ये आपके हमारे लीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज अ पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज अवेलेबल होंगी? एक आपके पास लेसर होगा और एक आपके पास क्या होंगी, लेसी होंगी। लेसर अपना जो भी मशीनरी है, जो भी अपना गुड्स है, ठीक है, वो उसे रेंट पे देगा, और जो लेसी होगा वो उसे लेने के लिए क्या करता है, एग्री करता है। क्लियर? तो लेसी उसे लेने के लिए एग्री करेगा। एक मिनट, ठीक है, तो लेसी उसे लेने के लिए एग्री करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसेट। ऑब्वियसली एसेट होगी तभी एक आपका लीज का होगा, और आपको टर्म डिसाइड किया होगा, ठीक है, कि आप उस किस टर्म के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, 3 साल के लिए ले रहे हो, 4 साल के लिए ले रहे हो। सो ये आपके लिए एक टर्म हो गया है।
ठीक है, तो एक आपके पास क्या हो गया है, यानी कि पार्टीज, इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। सेकंड आपके पास क्या है, एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, टर्म है, कितने टर्म का होगा। एंड नेक्स्ट फोर आपके पास क्या है, लीज रेंटल्स क्या है। ठीक है, यानी कि उसका रेंट कितना है। सो नंबर वन इज द पार्टीज। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीज के करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन इज द पार्टीज। ठीक है, सेकेंड इज द एसेट। तो नंबर वन आपके पास क्या है, पार्टीज, सेकेंड इज द एसेट्स, एंड थर्ड इज द टर्म, कितने महीने के लिए, कितने टर्म के लिए है। एंड फोर्थ इज द लीज रेंटल्स। ठीक है, लीज रेंटल के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द लीज। लेकिन हमारे यहाँ पे देखो काफी सारे टाइप की लीज हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल दीज टाइप्स ऑफ द लीज, बट द मेजर जो टाइप्स हैं हमारे पास, जो मेजर टाइप्स हमें लीज के कंसेप्ट को स्टडी करने हैं। सो we need to study the major types of the lease, that is a financial lease and a operating lease. But we have so many types of the lease, तो ये हमारे पास काफी सारे टाइप्स को लीज हैं। ठीक है, कि दैट इज अ सेल एंड लीज बैक का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, सेल एंड लीज बैक, लीवर्स लीज, ठीक है, कन्वेंस टाइप लीज है, पार्शियल पे आउट लीज, कंज्यूमर लीजिंग, बैलून लीज, क्लोज एंड लीजिंग, स्वैप लीजिंग, रैप लीजिंग, इंपोर्ट लीजिंग। ठीक है, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। So this lease is as much as important. Please understand the financial lease. Financial and operating lease are broadly, ठीक है ना, in your the syllabus. So we have to study it widely. ठीक है, हमें इसे बहुत wisely और widely study करना है। Financial lease क्या होती है? See, कि financial lease is a lease under which present value of the minimum lease payment at the inception of the lease exceed or is equal to substantially the whole or the fair value of the lease। क्योंकि फाइनेंशियल लीज है, कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या बोला, कि जैसे मैंने बोला कि ठीक है, मैं ये, आप ये मुझे एज अ फाइनेंशियल लीज पे दे दीजिए, मैं आपको इसकी पेमेंट भी करती रहूंगी। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो जो एसेट्स है मैं उसे ओन कर लूंगी। तो फाइनेंशियल लीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल लीज। हाउ? सी, a contract involving payment over an obligatory period। ठीक है, कि एक इस ऑब्लिगेटरी होने के जो भी एक एरिया डिसाइड किया गया है उसके ओवर जो पेमेंट है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पेमेंट ओवर एन ऑब्लिगेटरी period of specified sum sufficient in total to amortize the capital expenditure। ठीक है, तो यानी कि आपने सिंपल है, कैपिटल उसे अमोर्टाइज करने के लिए, इतना इतना लेने के लिए वो अमाउंट सफिशिएंट है, बिसाइड गिविंग सम प्रॉफिट टू द लेसर। कहने का मतलब क्या, मैंने लेसर को क्या कहा कि ठीक है, मैं ये एसेट्स को ना परचेज करना चाहती हूँ। ठीक है, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है इतने, तो मैं इसे, ठीक है, मैं इसे 2 साल या 3 साल में इसे लीज पे ले लेती हूँ, और उसके अपार्ट आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट है वो भी आप पे करने लग रहे हो थोड़े थोड़े अमाउंट में, और उसके साथ साथ आप उसे बिसाइड्स गिविंग सम प्रॉफिट टू द लेसर, आप लेसर को इसके अलावा कुछ जो प्रॉफिट्स हैं वो भी दे रहे हो। तो बिसाइड गिविंग सम प्रॉफिट टू द लेसर, तो आप लेसर को जो सम प्रॉफिट्स हैं वो उसके अलावा, लिखा है ना, पेमेंट ओवर एन ऑब्लिगेटरी पीरियड, ठीक है, ऑफ स्पेसिफाइड सम सफिशिएंट इन टोटल टू अमोर्टाइज द कैपिटल आउटले। ठीक है, कि ठीक है, आपने कहा कि ये इसका रेंट है, रेंट के साथ साथ कि मैंने इसको मतलब एज एन इसी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट है, आप उसको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, तो वो एज अ लेसर के ऊपर होता है। सो इसकी आप एक प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए। तो स्टूडेंट्स को कितनी बार ना कहा गया है ना कि बीच में डिस्टर्ब करते हैं, मैं अब ऐड नहीं करूंगी, अब मैं बहुत हो गया है। ठीक है ना, अब मैं सीरियसली है, मतलब आप लोगों को तभी से भी वेट करते रहो, अब बार बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, फिर अभी भी मतलब शांति नहीं है बच्चों के, बीच में ही डिस्टर्ब करेंगे, उनके लिए बैठे हुए हैं ना।
ग्रुप में मैसेज कर देना, अब मैं ऐड नहीं करूंगी। ठीक है, सी द फाइनेंशियल लीज इज अ लीज अंडर विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट एट द इंस्पेक्शन ऑफ द लीज, ठीक है, एक्सीड। तो या फिर आप उसकी जो लीज्ड एसेट्स है भाई, ऑब्वियसली जो उसकी प्रेजेंट पेमेंट है, आप जो स्टार्टिंग में एस लीज के इंसेप्शन में, ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट है, एक तो आपको उसको मिनिमम लीज पेमेंट तो पे करनी पड़ेगी, इक्वल टू सब्सटेंशियली होल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट्स। अब आइए, इट इज नॉन कैंसिलेबल इन नेचर, यू कैन नॉट कैंसिल दिस लीज, प्लीज मेंशन इट, यू कैन नॉट कैंसिल दिस लीज, कि ठीक है मैं उसको अब नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि जो इससे लेजर के साइड में एक बेनिफिट नहीं होगा, या फिर आप मान लीजिए कि लेजर को तो है क्या पता कोई और दूसरी पार्टी मिलती है जो कि उसको और अच्छे पेमेंट कर रही है, तो उस केस में लेजी के लिए क्या होगा, वो बहुत ज्यादा एक ड्रॉबैक है। तो क्या है, इट इज नॉन कैंसिलेबल इन नेचर, ये नेचर में नॉन कैंसिलेबल नेचर है, सो इट इज नॉन कैंसिलेबल इन नेचर। हेलो अलका, हेलो अलका जी, आप अभी आए हैं? हेलो अलका हैं? यस मैम। आपका रीजन क्या है अभी आने का, लेट ज्वाइन करने का? मैम नेट स्लो हो गया था। नेट स्लो हो गया था, आगे से मैं ऐड नहीं यस होने मैम। दूंगी, ध्यान दीजिएगा। ओके मैम, सॉरी मैम। सभी को बार बार मैं ऐड नहीं करती रहूंगी। ये कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? अलका, आप म्यूट कर दीजिए यस अलका, मैम। म्यूट कर ओके दो मैम। अपने। आगे से ध्यान रखना, सभी को वार्न कर रही हूँ, ओके। ठीक है। सो इट इज नॉन कैंसिलेबल इन नेचर, ये नेचर में कैसी है, नॉन कैंसिलेबल की, आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे लेजर को बेनिफिट हो रहा हो, चाहे लेजी को बेनिफिट हो रहा हो, वंस यू हैव मेड इट, सो यू हैव टू, ठीक है, फॉलो इट। तो एक बार आपने ये कर दिया तो अब आपको उसे वो फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको बाइंड करेगा। सो इट इज नॉन कैंसिलेबल इन नेचर, नेचर में वो नॉन कैंसिलेबल है। नेक्स्ट क्या है, द लेजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेट लीज्ड, ध्यान रखना, एग्जैक्टली बिकॉज जो एसेट लीज्ड पे दी गई है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेजी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज अब वो उसे मिल रही है। द लीज जनरली प्रोवाइड्स फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लीज ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। भाई अब सिंपल सी बात है, उसने उसको फुल जो उस मशीनरी की जो पेमेंट थी, वो उसने उस मशीनरी की फुल पेमेंट नहीं दी, देन क्या क्या फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, फिर वो लीज एग्रीमेंट है वो दोबारा क्या हो जाएगा, आगे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट था कि आपको लगा कि आप 2 साल में उसकी पेमेंट कर दोगे मशीन की, लेकिन आप उसकी पेमेंट 2 साल में नहीं कर पाए हो, अगर आप उसकी पेमेंट 2 साल में नहीं कर पाए हो, तो द लीज जनरली प्रोवाइड्स फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लीज ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी लीज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे आप उस लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया, तो लीज की रिन्यूअल के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, तो लीज जनरली प्रोवाइड्स फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लीज, ठीक है, आप लीज को रिन्यू कर सकते हो ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे आप लीज को रिन्यू करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पेमेंट नहीं की है लेजी ने, तो वो उसको रिन्यू कर सकता है, आपको उसके कॉस्ट के साथ साथ जो भी उसका रेंट है वो तो पे करना ही पड़ेगा। इफ द नाउ, अब सिंपल से, अब ये लेजी के लिए बाउंड हो गया, ठीक है, लेजी के लिए क्या बाउंड हो गया है, लेजी के लिए बाउंड हो गया है कि अब वो उस चीज को कैंसिल नहीं कर सकता। अब द मेन थिंग की अब वो उसे कैंसिल नहीं करेगा तो उसको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। अब वो जो एसेट है, ठीक है,
अब वो उसकी हाफ पेमेंट कर चुका है एसेट की। अब वो जो एसेट्स है एक्चुअली में किसकी हो रही है, वो जो एसेट्स है वो एक्चुअली में लेजी की हो रही है। तो अब इसके लिए कौन मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो लेजी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे लेजर उसकी मेंटेनेंस के लिए कंसर्न नहीं करता है। सो हेयर द लेजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट लीज्ड। क्लियर। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, जहाँ पे जो लेजी है, जो एसेट लीज्ड मतलब जो एसेट की मेंटेनेंस के लिए लेजी रिस्पॉन्सिबल है। प्लीज मेंशन दैट बिकॉज द एसेट्स, ठीक है, इन अपकमिंग डेज विल बिलोंग टू द लेजी। द लीज जनरली प्रोवाइड्स फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लीज, ठीक है, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। वेरेंट्स यानी फुल पेमेंट, फुल पे आउट लीज होगा, ठीक है, और दिस इज अ ट्रू लीज, ठीक है, यू कैन नॉट एग्जिट इट इन बिटवीन, आप उसको बीच में एग्जिट नहीं कर सकते। तो वेरेंट्स क्या है, वेरेंट्स इज योर द फुल पेमेंट लीज। तो फुल पेमेंट लीज आपके इसके वेरेंट है। सो आपके जो इसके फुल पेमेंट लीज क्या है, इसके फुल पेमेंट लीज आपके वेरेंट है। नाउ सी नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है जी, द टाइप ऑफ अ लीज वेयर बाय एसेट इज नॉट फुली amortized, ठीक है, ड्यूरिंग द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ द लीज। लीज के जब हम नॉन कैंसिल पीरियड में एसेट को आप फुली amortize नहीं कर सकते हो, ठीक है, वेयर लेसर डज नॉट रिलाई ऑन द लीज रेंटल्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म लीज ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म होती है कि जैसे लीज के ऑपरेटिंग लीज कर रहे हैं कि मैंने एक लीज 2 साल की थी, अब उसके बाद क्या है, दोबारा से मुझे उस मशीन को यूज करना है, तो आप उसे 3 साल की 4 साल की लीज करा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लीज में क्या था, जब आप उसकी पेमेंट को फुल कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, आपने वो एसेट्स आपकी हो गई है, उसके बाद आपको उसकी लीज को कैरिड आगे करना, फॉरवर्ड करना बाइंडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में शॉर्ट टर्म लीज होना पीरियड टू पीरियड बेसिस, ठीक है, पीरियड टू पीरियड बेसिस पे शॉर्ट टर्म लीज है, पीरियड टू पीरियड बेसिस पे। पीरियड ऑफ द लीज इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है, कि जो लीज का जो पीरियड है वो एसेट की यूजफुल लाइफ से क्या है, कम है। तो पीरियड ऑफ द लीज इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। प्लीज मेंशन दैट कि एसेट की जो यूजफुल लाइफ है, ठीक है, एसेट की यूजफुल लाइफ से लेस है लीज का पीरियड। तो ऑपरेटिंग लीज, operating lease is a type of a lease whereby asset is not fully amortized, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज इज अ टाइप ऑफ अ लीज। ऑपरेटिंग लीज वो लीज का टाइप है वेयर बाय एसेट इज नॉट फुली amortized। सी एसेट्स जो है वो फुली amortize नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेयर द लेजर डज नॉट रिलाई ऑन द लीज रेंटल फॉर प्रॉफिट। लेजर भी लीज रेंटल के ऊपर रिलाई नहीं करता है, तो मतलब उसको सिर्फ रेंट से ही मतलब नहीं है, उसे मशीन से भी मतलब है। कहने का मतलब ये है, फाइनेंशियल लीज में उसको तो खाली अपने पैसे से मतलब है, सिर्फ रेंट से मतलब है, मशीन आप उसको कब मिल रही है कब मिल रही है उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो वेयर बाय एसेट इज नॉट फुली amortized, एसेट जो है वो फुली amortized नहीं है ड्यूरिंग द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ द लीज, लीज के नॉन कैंसिलेबल पीरियड के दौरान। whereby the lessor does not rely on the lease rentals for profit, जहां पे जो लेजर है प्रॉफिट के लिए लीज रेंटल पे रिलाई नहीं करता, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ रेंट के ऊपर ही बेस नहीं है, उसे अपनी मशीनरी से भी कंसर्न है। तो अगर लेजी है, लेजी के लिए उसका जो लीज का पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो वो दोबारे क्या, यानी कि वो दोबारे से उसको लीज करवा सकता है। सो शॉर्ट टर्म लीज ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस, तो यानी कि पीरियड टू पीरियड बेसिस पे ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म लीज होती है। तो शॉर्ट टर्म लीज ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस, क्लियर। सो पीरियड टू पीरियड बेसिस पे ये एक शॉर्ट टर्म लीज है। पीरियड ऑफ द लीज इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है,
कि जो लीज का जो पीरियड है वो एसेट की यूजफुल लाइफ से काफी कम है। प्लीज मेंशन दैट पीरियड ऑफ द लीज, लीज का जो पीरियड है इज लेस देन पीरियड ऑफ द लीज इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, की एसेट की इतनी यूजफुल लाइफ है, उससे लीज का जो पीरियड है वो काफी कम होगा। सो पीरियड ऑफ द लीज इज लेस देन, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यूजफुल लाइफ अब उसकी 10 साल की लाइफ है, तो आप उसको 10 साल तक तो लोगे नहीं, आप उसको लीज का जितने तक भी होगा, क्योंकि वो फिर मशीन जो होगी वो हमें जो लेजर है लेजर को देनी पड़ेगी, और जो लेजर है फिर उस मशीन को सोल्ड आउट भी करे, तो इसके लिए भी थोड़ा सा कंसर्न होता है लेजर का। ठीक है, अब है लीज इज कैंसिलेबल एट शॉर्ट नोटिस बाय द लेजी, ऑब्वियसली क्योंकि लेजर को तो सिर्फ पेमेंट से मतलब है। अब लीज अब है लेजी उसे कैंसिल कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो एसेट्स तो उसकी नहीं है, वो जो एसेट्स को क्या कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि अब जब जिसकी एसेट्स होगी, ठीक है, जिसकी एसेट्स होगी, क्योंकि फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या है कि एज अ फाइनेंसिंग के तौर पे, ठीक है, वो उसको धीरे धीरे पेमेंट करेगा, वो उसकी वो बन जाएगी एसेट्स जो है कि वो उसकी हो जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में द लेजी इज कैंसिलेबल एट अ शॉर्ट नोटिस बाय द लेजी, सॉरी जो लीज है वो शॉर्ट लेजी के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस पे वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सो द लीज इज कैंसिलेबल एट शॉर्ट नोटिस बाय द लेजी, तो लेजी के द्वारा जो लीज है वो एक शॉर्ट नोटिस पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, द लीज इज कैंसिलेबल एट शॉर्ट नोटिस बाय द लेजी। द लेजी हैज द ऑप्शन ऑफ रिन्यूइंग द लीज आफ्टर, क्योंकि देखो लेजी के पास ऑप्शन होता है, वहां क्या है, वहां तो उसको करनी है, अगर आपने उसकी एसेट्स की फुल पेमेंट नहीं करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। अब क्योंकि उसको तो फिर यही है कि या तो आप उसकी एसेट्स की फुल पेमेंट कर दो, अपना जो रेंट है वो बचा लो, अगर नहीं है तो आपको उसकी पे करना पड़ेगा। तो लेजी हैज द ऑप्शन ऑफ रिन्यूइंग द लीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड, यानी कि लीज पीरियड के एक्सपायरी के बाद, ठीक है, लीज को रिन्यू करने का ऑप्शन होता है। सो लेजी हैज द ऑप्शन, तो लेजी के पास ऑप्शन होता है ऑफ रिन्यूइंग द लीज, लीज को रिन्यू करने का लेजी के पास ऑप्शन होता है, लीज को रिन्यू करे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड, तो यानी कि लीज पीरियड के एक्सपायरी के बाद लीज को रिन्यू करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब है एसेट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजर। लेजर की क्या जिम्मेदारी होती है, लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसेट को मेंटेन करना एंड इंश्योरेंस। तो asset maintenance and insurance is the responsibility of the lessor. Why? Because assets, see, the asset still belongs to the lessor. ठीक है, but in case of the financial lease, asset belongs to the lessee. क्योंकि फाइनेंशियल लीज के केस में एसेट्स जो है वो किससे बिलोंग करती है, लेजी से बिलोंग करती है। सो इट्स मेंटेनेंस इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजी, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीटली लेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट द एसेट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजर। हाँ, एसेट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस जो है वो लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसेट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजर एंड ही चार्जेस फॉर द सेम, ऑब्वियसली, और इसके लिए वो चार्ज भी करेगा आपसे कि आपने कितना उसका डैमेज किया है मशीन, वो एक्चुअल की मेंटेनेंस थी या क्या था, उसके लिए आपसे क्या पता वो 100% पेमेंट चार्ज ना करे, आपसे 50%, 30%, 40%, क्योंकि आपने उस एसेट्स को यूज किया है, लेजी ने उस एसेट्स को यूज किया है, तो उसकी उस पेमेंट को वो चार्ज कर सकता है। सो द एसेट मेंटेनेंस एंड द इंश्योरेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजर। एसेट्स को मेंटेन करना और इंश्योरेंस लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ही चार्जेस फॉर द सेम। इट इज अ हाई रिस्क लीज टू द लेजर, it is a high risk lease to the lessor as many time it may be cancelled by the lessee। ठीक है, ये एक हाई रिस्क है, इट इज अ हाई रिस्क लीज टू द लेजर, क्योंकि देखो लेजर के लिए बहुत हाई रिस्क होती है। क्यों?
क्योंकि काफी टाइम देखा गया है जो लेजी होता है वो उसे कैंसिल कर देता है, क्योंकि लेजी भी एक दूसरी मशीन को देखेगा कि जहाँ पे उसे अपना कम रेंट पे करना पड़े। ठीक है, तो अब उस केस में तो लेजर क्या करता है, तो लेजर के लिए ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि उसको यहाँ पे हाई रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन जब उसे कस्टमर ठीक है मिल जाते हैं फाइनेंशियल लीज वाले, या उसे कोई ऐसा लेजी मिल गया है जो कि फाइनेंशियल लीज में ले रहा है, तो उस केस में उसे बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी पेमेंट नहीं आएगी उसे रेंट मिलता रहेगा। ठीक है, उसके पास एक शिक्षण की श्योरिटी। अब यहाँ क्या है, ठीक है उसने कैंसिल कर दिया, 1 साल बाद 6 महीने बाद उसे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो इट इज अ हाई रिस्क लीज टू द लेजर। तो ये लेजर को क्या है, ये एक हाई रिस्क लीज है। सो इट इज अ हाई रिस्क लीज टू द लेजर। लेजर के लिए हाई रिस्क लीज है। एज एनी टाइम इट मे बी कैंसिल्ड बाय द लेजी, क्योंकि ये किसी भी समय लेजी के द्वारा कैंसिल हो सकता है। तो एज एनी टाइम इट मे बी कैंसिल्ड बाय द लेजी, क्योंकि किसी भी टाइम लेजी के द्वारा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं कि नेट लीज में क्या है आपके पास टाइप्स ऑफ द लीज, अगर मैं सिंपल है तो अ वेरिएंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज वेयर लेजर इज नॉट कंसर्न विद द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लीज्ड एसेट्स, लेजर डज नॉट प्रोवाइड। लेजर है, देखो नेट लीज क्या होती है, नेट लीज में जो लेजर है वो आपको क्या प्रोवाइड नहीं करता, repair, maintenance, servicing of a lease property, purchasing part, loan of the, ठीक है, purchase of the insurance of the lessee, ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, उसको बस अपने मनी से मतलब है। नेट लीज का सिंपल कंसर्न है, उसके लिए वो आपको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेटिंग लीज में अलग है। देखो ऑपरेटिंग लीज आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेजर को अपनी एसेट से भी कंसर्न है, वो अपनी एसेट्स का फुल ध्यान भी रखता है। तो यहाँ पे परचेसिंग पार्ट्स है, लेकिन नेट लीज में आपको बस सिंपल ध्यान रखना है कि वो सिर्फ अपनी जो रेंटल की अमाउंट है उससे कंसर्न करता है, बाकी और किसी चीज से उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, बाकी सारे तो बहुत सिंपल है। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंस टाइप लीज कौन से लिए है, वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ अ लीज एप्लीकेबल टू इमूवेबल, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आपके लिए क्या हो गया, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड हो गई है, तो ऑब्जेक्टिव टू कन्वे द टाइटल इन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये आ गया आपको, प्रॉपर्टी में पहले ही आ गया। अब ये जो लीज है ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के लिए लीज है, कोई मशीनरी उसके लिए लीज नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी वगैरह इन सब के लिए तो ये काफी लॉन्ग टाइम के लिए होंगी। तो बस कन्वेंस लीज में आप ध्यान दीजिए कि ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, और वो तो लेजर और लेसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। ठीक है, वो और आगे फर्दर कौन सी लीज में जाना चाहते हैं, आगे वो उसे परचेज करना चाहते हैं या फिर उसको जब तक यूज करेंगे वो उसको रेंट देंगे। ठीक है, फिर है लीज पीरियड्स एज लॉन्ग एज 99 टू 999 ईयर्स। ठीक है, तो लीज पीरियड है जो कि 99 से 999 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट इज लीवर्स लीज कौन सी होती है, वेयर अ फाइनेंसर इज इन्वॉल्व फॉर अ होल और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूज फॉर हाई वैल्यू एसेट, जो कि आपके लिए क्या है, लिवरेज लीज में जहां पे फाइनेंसर इज इन्वॉल्व फॉर द होल और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जहां पे जो फाइनेंसर है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के पार्ट, हिस्से या होल के लिए इन्वॉल्व है। क्योंकि लीवर्स आपने क्या कर दिया कि मतलब कि कुछ भी हाई वैल्यू एसेट्स के लिए रखा जाता है, फाइनेंसर विल हैव चार्ज ओवर द लीज्ड एसेट्स ओवर एंड अबव द लीज रेंटल। क्योंकि लीवर्स का मतलब है कि आपने उसे कुछ ना कुछ क्या रखा है, गिरवी टाइप में रखा है। ठीक है, आपको उसमें काफी रिस्क हाई है। ठीक है, अब फाइनेंसर है, फाइनेंसर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए फाइनेंसर है, आपने देखो ये क्या होती है लीवर्स लीज, ये आपको बताती हूँ कि आपने क्या आपने आपको एक एसेट्स लेनी है। ठीक है, आप गए, आपको लेसन ने कहा कि ये अगर आपको एसेट्स लेनी है कि ठीक है आप इसको मुझे ठीक है फुल पेमेंट या आप जिसकी हाफ पेमेंट कर दो,
उसके बाद आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज है कि आपने वो जो एसेट है, वो एसेट्स आपने लेजर से ले ली, लेकिन मतलब कि आपने क्या किया, आपने लोन ले लिया या फिर आपने आपका कोई भी वहां पे एनेंसर होते हैं, सब मिल जाते हैं। जब आप ऐसी एसेट्स को लेने जाओगे वहां पे आपको कि हम उसको 100% फाइनेंस करेंगे। अब आपका जो कंसर्न है वो लेजर से नहीं होता। अब आपका जो रिलेशन स्टार्ट हो गया है एक लेजी का, वो लेजर के साथ नहीं है। वो जो रिलेशन स्टार्ट है वो किसके साथ है, अब आपका फाइनेंसर के साथ उसका रिलेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फाइनेंसर के पास है, या तो फाइनेंसर उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का होल में इन्वॉल्व होगा या पार्ट में। भाई अगर उसने फुल पेमेंट दी है, ठीक है, आपने उससे फाइनेंसर से फुल पेमेंट ली है, तब तो फिर वो फुल पेमेंट के लिए होगा, ठीक है। उसका जो राइट होगा उस एसेट्स पे, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप अब उसकी पेमेंट नहीं करते हो, मान लीजिए लेसन है तो बिल्कुल साफ है कि आपको इसको इतने ही प्राइस पे परचेज करना है, वो लीज के लिए भी तैयार नहीं है, तो आपको फाइनेंसर करना पड़ता है। फाइनेंसर फिर उस केस में जो अब आपका ऐसा लेसर के साथ में रिलेशन था वही आपका ऐसा, ठीक है, फाइनेंसर के साथ में रिलेशन हो जाता है। यहाँ डिपेंड करेगा कि उसने फाइनेंसर ने कितनी पेमेंट दी है। फाइनेंसर ने 50% पेमेंट दी है, भाई आपकी एबिलिटी को देखते हुए, आपकी इनकम स्टेबिलिटी को देखते हुए फाइनेंसर ने 50% की पेमेंट दी है, या फिर फाइनेंसर ने 100% की पेमेंट दी है। तो वेयर अ फाइनेंसर इज इन्वॉल्व फॉर अ होल और अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जहाँ पे जो फाइनेंसर है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के होल, फुल या एक पार्ट के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। वेयर अ फाइनेंसर इज इन्वॉल्व फॉर अ होल और अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो फाइनेंसर हैं वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के पार्ट हिस्से के लिए या होल के लिए इन्वॉल्व है। यूज फॉर अ हाई वैल्यू एसेट्स, जो कि एक हाई वैल्यू एसेट के लिए यूज होती है, कि ऑब्वियसली लिवरेज हम कब रखते हैं, तो लिवरेज के केस में इसका मतलब है कि आपके पास कोई छोटी मोटी एसेट्स तो है नहीं, आप उसके लिए तो नहीं ले रहे हो, आप एक हाई वैल्यू एसेट्स के लिए ले रहे हो। तो यहाँ पे फाइनेंसर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिवरेज लीज के केस में। द फाइनेंसर विल हैव चार्ज ओवर द लीज एसेट से, अब आपको उसने क्या किया है, पेमेंट की है 100% या जितनी भी पेमेंट की है, अब वो जो एसेट है वो फाइनेंसर की हो गई है। अगर वो 100% करता है या फिर 50 दिया है तो उसको 50 का वो चार्ज लेगा आपसे, और उसका जो भी 50 का वो जो भी है रेंट लेता है, और आपको उसके तौर पे उसको अमाउंट भी है वापस करनी है, इंटरेस्ट के साथ वापस करनी है। आप वो इंटरेस्ट ना लेते हुए आपसे रेंटल ले सकता है, उसका रेंट ले सकता है। तो देखो लिखा है द फाइनेंशियल विल हैव चार्ज ओवर द लीज्ड एसेट, तो फाइनेंसर का लीज एसेट्स के ओवर चार्ज होता है ओवर एंड अबव द लीज रेंटल, लीज रेंटल से ज्यादा, ठीक है। तो ओवर एंड अबव द लीज रेंटल। सो ये बहुत सिंपल सी है, सेल एंड लीज बैक, मतलब कि सेल कर दो, और मतलब अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए इसका नाम से आपको समझ में आ जाएगा, सेल कर दिया, लेसर ने ऑनर जो था उसका वो उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। अब उसने सेल कर दिया, अब उसने सेल कर दिया, फिर उसके बाद जो जिसने सेल किया था, ठीक है भाई, उसको इमरजेंसी थी, उसने क्या किया, उसने उसको अपनी एसेट्स को लीज मतलब सेल कर दिया। अब उसे उसी एसेट्स की रिक्वायरमेंट है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उसने जिससे सेल किया था उसी से अपनी एसेट्स को वापस ले रहा है। तो देखो द ओनर ऑफ द एसेट सेल्स इट टू द लेसर, क्योंकि लेसर ही लेगा, लेसर ही परचेज करते हैं एसेट्स को, ध्यान रखना, एसेट्स को जो भी परचेज करते हैं वो, क्योंकि लेसर का काम ही होता है उसको लीज पे देने का, वो क्या करते हैं एसेट्स को परचेज करते हैं और उसको फिर लीज पे देती है। तो ओनर ऑफ द एसेट सेल्स इट टू द लेसर, ये जो एसेट्स का जो ओनर है, ठीक है, ओनर है एसेट्स का, उसे उसने सेल्स इट टू द लेजर, उसने उसको लेजर को दे दिया, ठीक है। तो जो एसेट्स का जो ओनर है, तो ओनर ऑफ द एसेट सेल्स इट टू द लेजर एंड गेट्स द एसेट्स बैक अंडर द लीज एग्रीमेंट, क्योंकि उसको ये है कि अभी उसे रिक्वायरमेंट है, एसेट्स का जो ओनर है उसको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने लेजर को क्या दिया, सेल कर दिया, ठीक है। और फिर उससे क्या लिया, क्योंकि अब वो जो एसेट्स है लेजर की हो गई है,
अब लेजर उसको लीज पे देगा, चाहे तो वो उसी ओनर को दे, चाहे वो दूसरी पार्टी को दे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्लियर? सो या तो वो उसे ओनर को देगा या उसे वो किसी और को देगा। तो गेट्स द एसेट बैक अंडर द लीज एग्रीमेंट, तो उसको लीज एग्रीमेंट के अंदर जो एसेट्स है वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। सो गेट्स द एसेट बैक, तो अब उसको वही जो अब है कि इस केस में ओनर चेंज हो गया सेल करने के बाद, अब जो न्यू ओनर बन जाएगा लेजर, अब जो एक्चुअल में जो उसका ओरिजिनल ओनर था वो बन जाएगा लेजी। तो फिर जो वो ओरिजिनल ओनर है वो उसे लीज पे, लीज एग्रीमेंट के अंदर अपने एसेट्स को वापस ले लेता है, क्योंकि बिकॉज उसके पास अभी फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं थी। सो द ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर टू द लेजर, ठीक है? तो वही है कि जो ओनरशिप थी वो ओरिजिनल ओनर से लेजर को ट्रांसफर कर दी गई है, हु अगेन लीजेस आउट द एसेट। अब क्योंकि अब जो वो एसेट्स है वो आपकी लेजर की बन गई है, चाहे वो ओरिजिनल ओनर को दे चाहे वो दूसरे को दे, अब वो एसेट्स को क्या करेगा, लीज करेगा। सो हु अगेन लीजेस आउट द एसेट, जो कि अगेन दोबारा से उस एसेट को क्या करेगा, लीज करेगा। सो हु अगेन लीजेस आउट द एसेट, जो कि एसेट को अगेन दोबारा से क्या करेगा, लीज करेगा। सो द ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर टू द लेजर, ये जो ओनरशिप है वो ओरिजिनल ओनर से लेजर को ट्रांसफर कर दी गई है, हु अगेन लीजेस आउट द एसेट, जो कि एसेट को दोबारा से अगेन क्या करेगा, लीजेस करेगा। सो हु अगेन लीजेस आउट द एसेट, क्लियर? इमीडिएट फाइनेंसिंग टू द सेलर कंपनी, ठीक है? अब देखो वही है कि सेलर की जो कंपनी को अब इमीडिएटली क्या मिलेगा, फाइनेंसिंग मिल जाएगी। whose funds are tied up in the asset, अब भाई जो एक्चुअल जो उसका ओनर है वो उसको सेल कर रहा है, अब वो उसको सेल कर रहा है क्योंकि उसको इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करे, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि मुझे इस मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसे वापस में इस सेंस में वो उस अपनी मशीनरी को ले सकता है, ठीक है? वो पहले से ही लेजर से इस चीज के लिए रिगार्डिंग कंसर्न कर ले, बात कर ले, तो वो उसे ले सकता है, ठीक है? अब तक के में किसी को कोई डाउट है? मैम जो थर्ड वाला बताया था एक बार और बता दो। थर्ड वाला कौन सा? कन्वीनियंस लीज। कन्वेंस लीज देखो टाइप लीज में बहुत सिंपल है, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ द लीज, आपको सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रखनी, लाइक योर द लैंड, कि जैसी आपकी लैंड है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू कन्वे द टाइटल इन अ प्रॉपर्टी, लिखा ही है ना कि प्रॉपर्टी में ही डील करने का, और ये बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए होती है, बस आपको क्योंकि देखो लॉन्ग टाइम के लिए होगी, आप खुद दे सकते हैं कि अगर वो जो लेजी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है तो वो फाइनेंशियल लीज पे भी जा सकता है, ठीक है। अगर वो परचेज नहीं करना चाहता तो उसको वो जब तक उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तब तक वो उसका रेंट पे कर दे, सिंपल सी है। ये ऑपरेटिंग लीज पे भी हो गया। तो कन्वेंस टाइप लीज, आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि एक अलग ही टाइप का लीज हो गया तो उसका नेचर एक दूसरे से मिलता नहीं है, सभी का नेचर एक दूसरे से मिलता है, लेकिन हर टाइप में अलग अलग अपने खुद की क्या है इसके मेन पॉइंट्स आ गया कि कन्वेंस टाइप लीज में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हो, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम पीरियड की होती है। द मेन थिंग इज दैट कि इट इज that type of a lease which goes to a very long time, बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए जाती है, because its lease periods as long as 99 to 999 years। इसका जो लीज पीरियड होता है वो 99 से 999 ईयर्स तक बहुत लंबा लीज पीरियड जाता है। सो कन्वेंस टाइप लीज, वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ अ लीज, एप्लीकेबल ओनली टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इसका नाम चेंज हो गया, आपके एसेट्स का नेचर चेंज कर दो आप अपना, ठीक है ना, हर चीज चेंज कर दोगे तो उसका नाम है टाइप ऑफ लीज में चेंज कर दो। हर चीज सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसमें लेकिन इसका ये है कि आपको लीज बहुत लंबी जाएगी।
वेरी लॉन्ग टाइम का आपको लीज का पीरियड जाएगा। लिवरेज लीज में तो आपको मालूम ही है कि फाइनेंसर है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपने भाई फाइनेंसर है होते हैं जो पेमेंट देते हैं, आपको पैसा देते हैं, क्या वो ऐसे ही आपको पैसे दे देंगे? कोई ना कोई एसेट्स आपको मॉर्गेज रखनी पड़ती है, आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। जब तक उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती तो कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो लिवरेज लीज यही होती है वेयर अ फाइनेंसर इज इन्वॉल्व फॉर द होल और अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जहाँ पे जो फाइनेंसर होता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के पार्ट या होल के लिए इन्वॉल्व होगा। तो वेयर अ फाइनेंसर इज इन्वॉल्व फॉर द होल और अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हम इसे हाई वैल्यू एसेट के लिए यूज करते हैं। तो वी गो फॉर या फिर वी यूज फॉर अ हाई वैल्यू एसेट। इन अ लिवरेज्ड लीज में हम इसे हाई वैल्यू एसेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसर विल हैव अ चार्ज होगा, ये तो अब क्योंकि उसने, ठीक है, उसको लिया है तो उसको जितने पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो उसके पार्ट के लिए उसे, यानी कि लीज रेंटल से अबव या ओवर एंड अबव लीज एसेट्स पे चार्ज भी कैरी करेगा, चार्ज लेगा, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें? हेलो, नो मैम। यस मैम। एक मिनट। तो ये कंप्लीट, हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। दिस इज अवर द टाइप्स ऑफ द लीज। ये बाकी सारी तो बहुत सिंपल सिंपल टाइप्स हैं कि पार्शियल पे आउट लीज का मतलब क्या है, फुल पेमेंट ऑफ द लीज इन सेवरल लीजेस, कि जैसे कहने का पार्शियल पे आउट का मतलब क्या है कि मैं पे आउट में पेमेंट कर रही हूँ लेकिन पार्शियल में। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, उस एसेट्स को मैं उसको परचेज कर रही हूँ, मैंने कहा कि मैं 2-2 साल की आपको 4 बार लीज कराऊंगी, और उसी ईयर में मैं अभी आपको, जब एक बार लीज होगी वो होगी, जो फर्स्ट टाइम लीज का एग्रीमेंट होगा उस पर मैं 25% पेमेंट करूंगी, जो सेकेंड टाइम लीज का एग्रीमेंट होगा उस पर मैं 50% पेमेंट करूंगी, और जो थर्ड टाइम लीज का एग्रीमेंट होगा उसमें मैं 75% पेमेंट करूंगी, और जो फोर्थ टाइम लीज का एग्रीमेंट होगा उसमें मैं 100% पेमेंट करूंगी। सो ये टाइप्स ऑफ द लीज है, लीज के कितने टाइप्स है, तो ये टाइप्स ऑफ लीज में तो फुल पेमेंट ऑफ द लीज की फुल पेमेंट हो रही है, देखो लीज की फुल पेमेंट कर रहे हैं लेकिन सेवरल लीजेस में, ठीक है। सो कंज्यूमर लीजिंग होती है कि कंज्यूमर लीजिंग का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर के गुड्स के लिए, बहुत सिंपल है ये हमारे जैसे ये शॉपकीपर होते हैं, शॉपकीपर्स करते हैं, कैसे करते हैं शॉपकीपर्स की, जैसे इन ये कंज्यूमर टाइप जो गुड्स होते हैं, ठीक है, उनको ये सेल आउट कर रहे हैं, और फिर अब एसेट्स इन्होंने दे दी है, फिर उसके बदले में वो क्या लेते हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं, या फिर उनसे इंटरेस्ट ले लेंगे, उनसे चार्जेस ले लेंगे कि आपने इतनी अमाउंट अभी दे दो, बाद में आप मतलब मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इतने आप पेमेंट करते रहना। तो ये भी एक टाइप का कंज्यूमर लीजिंग है, लेकिन कंज्यूमर लीजिंग है क्योंकि ये आपको कंज्यूमर के जो आइटम्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल लीज पे आपको दिया जाएगा। सो कंज्यूमर लीजिंग, तो लीजिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए आपको लीजिंग है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके कंज्यूमर के जो गुड्स होते हैं उनके लिए आपको लीजिंग दी गई है। बैलून लीज, अ लीज विच हैज जीरो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे बैलून होता है, ठीक है, अगर बैलून को आप जब तक यूज कर रहे हो तब तक है, ठीक है, तब तक ही वो अच्छा लगेगा, अदरवाइज अगर वो फट गया या फिर उसका कोई मतलब उसमें से गैस निकल जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लो लीज रेंटल्स एट द इंसेप्शन, देखो ये है कि स्टार्टिंग में क्या है कि जो रेंट है वो बहुत कम है, फिर मिडिल ईयर्स में रेंट हाई हो गया, और जब लीज का जो एंड हो गया, ठीक है, लीज का जो एंड हो गया, जैसे बैलून की शेप होती है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से क्या हो गई, कम हो गई,
मिडल में क्या होती है, हाई होती है, और फिर जो आगे जाएगी वो फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी शेप होती है उसकी, सेम। तो वही लिखा है कि दैट इज अ लो लीज रेंटल्स एट द इंसेप्शन। इंसेप्शन में उसका जो रेंटल है वो काफी लो है, तो लो लीज रेंटल्स एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन में उसका जो रेंटल है वो काफी लो है। हाई इन द मिड ईयर, और जो बीच में है उसका मिड ईयर में काफी हाई है। एंड द हाई इन द मिड ईयर में काफी हाई है। और जो लीज के जो एंड में क्या है, लो है, एंड द लो अगेन एट द एंड ऑफ द लीज, और लीज के एंड में क्या है, लो होता है, एंड लो अगेन एट द एंड ऑफ द लीज। तो ये हमारे लिए क्या है, बैलून लीज है। तो अ लीज विच हैज जीरो रेजिडुअल वैल्यू, एक लीज जिसकी लीज पीरियड के एंड में एक जीरो रेजिडुअल वैल्यू होती है, तो बैलून लीज वही है। तो अ लीज विच हैज अ जीरो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। क्लियर? Now the close end leasing, the asset is reverted to the lessor। ठीक है, क्लोज एंड का मतलब क्या, जो एसेट है अब मेन है कि लीज के एंड में, ये तो बहुत सिंपल सीधी सी बात है, क्लोज एंड ही लीज होती है मेनली सारी, कि लीज के एंड में जो एसेट है वो वापस आपको लेजर को ही देनी है। तो ये सिंपल सा है। ये देखो, ये जो ऐसा नहीं कि ये एक अलग अलग टाइप का है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है कि जो ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग लीज तो आपकी क्लोज एंडेड लीज ही होंगी, क्योंकि जो एसेट्स है वो आपका लेसर से ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो इस तरीके का ये इसका एक पॉइंट, आप इसको ऐसे जज कीजिए, ये एक अलग टाइप की लीज नहीं होती है, ये एक अलग टाइप का जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो द क्लोज एंड लीज में द एसेट इज रिवर्टेड टू द लेजर एट द एंड ऑफ द लीज। तो लीज के एंड में जो एसेट है वो वापस लेजर को मिल जाती है, वापस लेजर को रिवर्ट हो जाती है। द एसेट इज रिवर्टेड टू द लेजर एट द एंड ऑफ द लीज। ठीक है, लीज के एंड में जो एसेट है वो लेजर को वापस हो जाती है, मिल जाती है, रिवर्ट हो जाएंगे। फिर है ओपन एंड लीज में द लेसी गारंटीज अ मिनिमम वैल्यू टू द लेजर from the sale of the asset at the end of the lease term। if on sale of the asset residual value is less, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि लीज टर्म के एंड में, ठीक है, एट द फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट। अब देखो, ओपन एंड लीज में वो एसेट है वो लेसर को दे दी, लेकिन सॉरी, क्लोज एंड में एसेट जो थी वो हमने लेसर को दे दी, लेकिन ओपन एंड लीजी में तो जो एसेट होती है वो हम मतलब अपने पास ही रखते, मतलब वो हमने जो लीज है वो अपने पास ही रखता है। ठीक है, एट द टाइम, क्योंकि अब जो वो एसेट है वो उसने क्या कर दिया, उस एसेट को उसने सेल कर दिया। लीज गारंटी करता है मिनिमम वैल्यू टू द लेजर। जैसे ओपन एंड लीज में, कि जैसे मान लीजिए अब है कि देखा जाए तो अभी हमने ऑपरेटिंग लीज में क्या स्टडी किया, ऑपरेटिंग लीज कभी भी ओपन एंड लीज नहीं होती। इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपने अगर उसकी उस एसेट्स की यूजफुल लाइफ 10 साल तक की है, अगर आप उसको 10 साल तक के लिए ही दे दोगे, ठीक है, तो अब उस एसेट्स का मतलब कि जो यूज है, अब वो एसेट्स है, ठीक है, आपको वो लेसर के हाथ में भी रहेगी तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर कोई लेसी क्या करेगा कि ये कहेगा कि ठीक है, अगर कोई भी इसको को मैं सेल करता हूं एसेट को, तो इसको आपको लेजर को कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर मिलेगी। बट ये ओपन एंड लीजिंग के केस में जो लेसर होता है वो बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनके साथ इस तरीके की जो है फ्रॉड मेनली होगा। ठीक है, पर लेकिन इसीलिए ऑपरेटिंग लीज में लिखा है ना कि उसकी वैल्यू जो लीज होती है उसकी एसेट्स की वैल्यू से कम होगी। मान लीजिए एग्रीमेंट आपका हो गया है ज्यादा का, ठीक है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू खत्म हो गई है, तो लेजी ने कहा कि अब मैं इस एसेट्स को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मैं उसको बेच रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ। तो लेजी गारंटीज अ मिनिमम वैल्यू टू द लेजर। तो जो लेजी है वो लेजर को कम से कम मिनिमम वैल्यू गारंटी करता है। और ओपन एंड लीजिंग में लेजी गारंटीज अ मिनिमम वैल्यू टू द लेजर। तो जो लेजी है वो लेजर को कम से कम मिनिमम वैल्यू गारंटी करता है फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। यानी कि फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, एसेट के सेल से
ठीक है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म के एंड तक, तो फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, एसेट की सेल से, ठीक है, लीज टर्म के एंड में जब वो एसेट को सेल करता है तब कि लेसर को भी कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगी। तो दिस इज ओपन एंड लीजिंग, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं है। तो इस केस में लेजर के लिए भी सेफ्टी है कि ठीक है कि मुझे रेंट आ रहा है और जब वो एसेट्स बिकेगी तो उसमें मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इफ ऑन द सेल ऑफ द एसेट रेजिडुअल वैल्यू लेस है, ठीक है, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू कम है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट पहले ही डिसाइड हो गई है कि भाई लेजर को मुझे 10,000 रुपए पे करने ही करने हैं, अगर उसमें आपकी जो सेल हुई है वो सिर्फ 6,000 की सेल हुई है, तो फिर लेजर है तो लेजी को वो अमाउंट जो 4,000 का भी है वो अमाउंट भी उसको पे करना होगा, क्योंकि ओपन एंड लीजिंग है, तभी जो एक लेजर है तभी इसके लिए जाता है। अदरवाइज लेजर के लिए बेनिफिट क्या है, ठीक है मेरी एसेट्स है, चाहे मुझे 1,000 का फायदा हो, 2,000 का फायदा हो, 10,000 का फायदा हो, लाख रुपए का फायदा हो, तो मैं अपनी एसेट्स को खुद ही सेल करूंगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हमें ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं करना है। ये जो दो टाइप है, बस आपकी ये दो टाइप और आपको समझा देती हूँ। इंपोर्ट लीजिंग क्या होती है, सिंपल है, लीजिंग ऑफ इम्पोर्टेड, ये जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट आते हैं, भाई मैं उनको नहीं दे सकती हूँ पैसे, भाई वो कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है। सो इम्पोर्ट लीजिंग में लीजिंग ऑफ इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स की, इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स है उनकी लीजिंग। बेनिफिशियल टू द लीज, लीज के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। बिकॉज अरेंजिंग अदर सोर्स ऑफ द फंड, क्योंकि देखो मेन क्या होगा लीज के लिए, इम्पोर्ट लीजिंग बेनिफिशियल है कि भाई मुझे बाहर के उस जो मशीन है उसको रिक्वायरमेंट है जो आ रही है, जो इम्पोर्ट हो रही है, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि बिकॉज अरेंजिंग द अदर सोर्स ऑफ द फंड टेक्स लॉन्ग, काफी लंबा समय लेगा। लैंडर्स डू नॉट यूजुअली फाइनेंस द इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, विच फॉर्म साइजेबल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि अगर मैं अभी उसे लेती भी हूँ तो मुझे उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी मुझे पे करनी पड़ेगी। और जो लैंडर्स हैं, ठीक है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी को फाइनेंस नहीं करते, तो लैंडर्स क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी को वो बिल्कुल फाइनेंस नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई एसेट्स आपके इन्वॉल्व नहीं होती, ये आपका एक चार्ज है। तो ड्यूरिंग विच प्राइसेस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स में राइज, अब सिंपल है कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए भी नहीं है, अगर अभी नहीं लिया मैंने तो अब बाकी जो इंडियन उनके पास जाएंगे तो उसका जो प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। वही सेम चीज है, हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हो जाए एक्सचेंज रेट्स में, क्योंकि अब जहां से कौन सी कंट्री से आई है वहां पे उसका जो रेट है वो और ज्यादा हो जाए, तो इट्स बेटर कि मैं वही उसी टाइम उनसे इम्पोर्ट लीजिंग करवा लूं। ठीक है, तो इम्पोर्ट लीजिंग के लिए आप उसमें फाइनेंशियल लीज पे भी जा सकते हैं, ऑपरेटिंग लीज भी आप उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इम्पोर्ट लीजिंग में लीजिंग ऑफ इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स की होंगी, तो लेजी के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज अरेंजिंग द अदर सोर्स ऑफ द फंड्स टेक द लॉन्ग, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ फंड्स को अरेंज करना बहुत लंबा समय लेता है, बिकॉज अरेंजिंग अदर सोर्स ऑफ फंड्स टेक्स लॉन्ग। लैंडर्स डू नॉट यूजुअली फाइनेंस द इम्पोर्ट ड्यूटी, लैंडर्स है वो डू नॉट यूजुअली फाइनेंस, वो इम्पोर्ट ड्यूटी को फाइनेंस नहीं करता, विच फॉर्म साइजेबल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग विच प्राइसेस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स में राइज, जिसके दौरान जो इम्पोर्ट गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, हो सकता है कि उसमें जो एक्सचेंज रेट्स में जो फ्लक्चुएशन है वो भी बढ़ जाए, प्लस फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स में हैपन। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स में जो फ्लक्चुएशन है वो भी बढ़ सकती है, हैपन हो सकती है। अब देख लीजिए, ये है सिंपल है, वही है कि क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है कि जिसमें एक कंट्री का नहीं दूसरी कंट्री के होते हैं। ठीक है, अब लीज वेयर लेजर इज इन वन कंट्री और जो लेजी है वो दूसरी कंट्री में, लीजिंग तो है लेकिन जो लीजिंग कैसी है, क्रॉस बॉर्डर लीजिंग है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे लीजिंग नहीं है, कि जहाँ पे लेजर एक कंट्री में है और जो लेजी है वो दूसरी कंट्री में है। ठीक है,
लेजर्स का जुरिस्डिक्शन और लेजी का दोनों का 2 डिफरेंट कंट्रीज में है। बाकी लीजिंग के एग्रीमेंट आपके ऑपरेशनल भी हो सकते हैं, फाइनेंसिंग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। मेन मैटर करता है कि वो दोनों एक ही मेन टेरिटरी पे नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे नहीं है, वो कहाँ पर है, वो अपने अलग अलग टेरिटरीज पर है। इंटरनेशनल लीजिंग क्या होगी? अ केस वेयर लीजिंग कंपनी इज ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज, ठीक है, थ्रू इट्स ब्रांचेस। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लीजिंग का मतलब क्या है कि मतलब है सिंपल है। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कौन है ये? तो इंटरनेशनल लीजिंग में कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सिंपल है, ठीक है, मैं यहीं से ही मैं एक लेजर हूँ, ठीक है, और मैं डिफरेंट टाइप के अलग अलग के, मैं सिर्फ एक ही कंट्री को नहीं, मैं फिर 5-6 कंट्रीज हैं डिफरेंट जो उनके लेजी हैं उन्हें मैं क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ। सो आइटम जो भी मेरे गुड्स है मैं उनको लीज एग्रीमेंट पे अपने गुड्स दे रही हूँ। तो केस वेयर लेजी कंपनी इज ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज, एक केस वेयर जहां पर लेजी कंपनी इज ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज थ्रू इट्स ब्रांचेस, ठीक है, जहाँ पे लीजिंग कंपनी है वो वेरियस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है अपने ब्रांचेस के द्वारा, क्योंकि उनकी अब उन्हें जो डिफरेंट कंट्रीज के जो लेजी हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो उन्हें मिलेंगे अपने ब्रांचेस के द्वारा। तो अ केस वेयर लीजिंग कंपनी इज ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज, एक केस जहाँ पे जो लीजिंग कंपनी है वो अलग अलग वेरियस कंट्री में ऑपरेट हो रही है अपने ब्रांचेस के थ्रू। इंटरनेशनल लीजिंग इज एक्टिव इन कंट्रीज, जो इंटरनेशनल लीजिंग होती है वो यूएस में, जापान में, हांगकांग में, बहुत जगह कंट्रीज में काफी एक्टिव है। बताइए, क्लियर हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आपको ये प्रॉपर तरीके से बता दिया है मैंने, ठीक है। आई होप आपको लीजिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना, ठीक है। बाकी क्लास में मैम आपको अटेंडेंस भेज दी है। हाँ, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। आज की क्लास के लिए इतना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट